कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि 13 जुलाई से आपको बिहार पुलिस के एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो आप अपना अच्छे से तैयारी कीजिए, तभी जाकर आप क्वालिफाई कर सकते हैं रिटेन में, क्योंकि आपको बिहार पुलिस में भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हम लोग रेगुलर आपको 400 प्लस क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो कराते हैं। सुबह में 8 बजे हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। 9 बजे आपके लिए हम लोग पॉलिटी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। 10:30 बजे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। रात के 8 बजे बिहार पुलिस स्पेशल टेलीग्राम पे आपको क्यूज कराया जाता है। उसके साथ ही साथ आपको ठीक, उसके साथ ही साथ हम लोग जो है रात के 10 बजे इसके साथ ही साथ हम लोग इसके साथ ही साथ हम लोग रात के 10 बजे आपके लिए जो एडिटोरिया का जो इंपॉर्टेंट 50 इंपॉर्टेंट जीके जिस क्वेश्चन का क्यूज लेकर भी आते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक हम लोग इस क्यूज में आपको प्रैक्टिस सेट में आपको 1 से लेकर 30 तक जो आपको प्रैक्टिस सेट वो करवाया जा चुका है। आज की क्लास में आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 31 करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग क्लास में ज्वाइन कर जाइए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सकें। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 1 से 30 तक लेकर जो आपको प्रैक्टिस सेट है हमारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ से जो आपको नहीं देखे हैं कि वो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर आपको देख सकते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन एक वायु प्रदूषक की रोकथाम हेतु यांत्रिक विधि नहीं है। यंत्रीय विधि नहीं है, आपको बताना है पहला नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन एक वायु प्रदूषक के रोकथाम हेतु एक यंत्रीय विधि नहीं है। तो ये आपको साइक्लोन सेपरेटर कौन सा नहीं है, तो साइक्लोन सेपरेटर नहीं, ऑप्शन सी आपका सही हो जाए। तो पहला का जो सी आंसर बता रहे उनका सही है। चलिए दूसरा और तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी द्रव्य का यमंडलीय दाब कम करने पर, किसी द्रव्य का जो यमंडलीय दाब है वो कम करने पर द्रव्य का क्वथनांक कम हो जाता है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो दूसरा का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्युत रोधी को निम्न में से कौन आवेशित कर सकता है। आपको बताना है किसी विद्युत रोधी को निम्न में से कौन जो है आवेशित कर सकता है। तो ये आपको स्थिर विद्युत जो है आपको आवेशित कर सकता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो जो आपको तीसरा का बी आंसर बता रहे उनका सही है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं आपको जो जीके जैसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीति कुमारी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको मिलान करना है। ठीक है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और आपको सही आंसर बताना है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पोटेशियम नाइट्रेट है, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट क्या है आपका, ठीक, पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, तो पोटेशियम नाइट्रेट आपका है एक, ठीक, यह आपको बारूद है। पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, तो एक तरह का बारूद है। तो ए का हो जाएगा 3, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ए का हो जाएगा 3, तो ए का 3 किस में, ए का 3 आपको सी में है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो चौथा का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सी है। एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। पेनिसिलिन आपको एक तरह का प्रतिजैविक है। आपको विश्व का पहला एंटीबायोटिक कौन था, तो विश्व का जो पहला एंटीबायोटिक आपको पेनिसिलिन था। तो आपको बी का हो जाएगा 4, ठीक है। और आपको पेनिसिलिन का निर्माण कब किया गया था, जो पेनिसिलिन का निर्माण 1928 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, किसके द्वारा किया गया था, आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा आपको विश्व का पहला एंटीबायोटिक का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। और कब किया गया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा विश्व का पहला एंटीबायोटिक का जो निर्माण है 1928 में किया गया था। तो बी का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4। यूरिया का है, तो यूरिया एक तरह का उर्वरक है। तो आपको सी का हो जाएगा 1। और आपको मेलाथियान क्या है, तो एक आपको कीटनाशी है। तो डी का हो जाएगा आपको 2। तो ये आपको याद रखेंगे। तो जो चौथा का सी आंसर बता रहे हैं उनका सी है। चलिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग हरिकृष्ण कुमार। चलिए साइंस का भी क्वेश्चन है, आपको क्या नाम है, प्रीति, साइंस का भी क्वेश्चन है। चलो चौथा का जो सी आंसर, आज क्या बोल रहे हैं, आज बिहार एसआई का वैकेंसी आ गया है क्या, नोटिफिकेशन आ गया क्या बिहार एसआई का, मुझे एक्चुअली इसके बारे में ज्ञात नहीं है। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहा पाँचवा नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। निम्न में से, अच्छा कितने पोस्ट के लिए आया भाई, पाँचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर है तो ये आपको बोरॉन है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो जो पाँचवा का डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए छठवां नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है। निम्नलिखित में से आपको कार्बनिक अम्ल कौन सा है, ऑप्शन आप बताइए।
तो आपको जो एसिटिक अम्ल है या आपको कार्बनिक अम्ल के अंतर्गत आता है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो छठवां का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आपको पता है कि एसिटिक अम्ल आपको सिरका में पाया जाता है, ठीक है। किस में पाया जाता है, जो एसिटिक अम्ल है आपको सिरका में पाया जाता है। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, अगर हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें, सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो आपको आमाशय पेट में पाया जाता है। इस चीज़ को ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, जो साइट्रिक अम्ल है आपको नींबू, संतरा, अंगूर इत्यादि में पाया जाता है। जो खट्टे पदार्थ हैं उनमें पाया जाता है, तो नींबू हो गया, इसके बाद आपको संतरा हो गया, अंगूर हो गया, ठीक है, अंगूर एटसेट्रा etc इत्यादि में पाया जाता है। तो जो आपको जो छठवां का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और आपको कार्बनिक अम्ल कौन सा है, तो आपको एसिटिक अम्ल एक तरह का आपको कार्बनिक अम्ल है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। करा 7वां नंबर क्वेश्चन में कि केंद्रिका में क्या पाया जाता है, ठीक है। केंद्रिका में क्या पाया जाता है, तो केंद्रिका में आपको पाया जाता है प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद आपको RNA और DNA, ये तीन जो है पाए जाते हैं केंद्रिका के अंतर्गत। प्रोटीन, RNA और DNA पाया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका सही है। तो 7वां का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। आपको बताना है 8वां नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन है आपको जो एक प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। पहला दिया है मलेरिया। मलेरिया कौन सा रोग है बताइए, तो मलेरिया आपको प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ। मलेरिया आपको प्रोटोजोआ हो गया। काला जार भी आपको प्रोटोजोआ हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। इसके बाद आपको निद्रा रोग, ठीक, निद्रा रोग भी आपको कौन सा, आपको किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण ही होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। गलसुआ रोग, अगर हम लोग गलसुआ रोग की बात करते हैं आपको वायरस के कारण होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो जो गलसुआ रोग आपको प्रोटोजोआ के कारण नहीं होता है, तो आपको 8वां का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही हो। कालाजार के बारे में पूछें तो कालाजार आपको प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। 33 पोस्ट आया है क्या अभी, बहुत कम ही दिया है भाई, अभी और आने वाला है, आप वेट कीजिए। ये तो बस ट्रेलर दिखाया गया है। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि ऑक्सी श्वसन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। जो गलत कथन है उसके बारे में बताना है 9th नंबर क्वेश्चन में कि ऑक्सी श्वसन के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है। तो जो असत्य कथन है कि इस श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, यह आपको गलत है, ठीक है। अधिक मात्रा में जो है आपको ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। अधिक मात्रा में जो है ऊर्जा आपको उत्पन्न होता है, तो आपको जो कथन है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो 9th का बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। सभी लोग क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 10 और 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 10 और 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मरिया प्रथा का प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था। आपको बताना है कि मरिया प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था। तो आपको खोंड जनजाति ने विद्रोह किया था, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और आपको मरिया प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के कारण आपको खोंड जनजाति ने कब विद्रोह किया था, तो ये आपको 1837 में विद्रोह किया था। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। चलिए और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत में आपको सबसे ज़्यादा कौन से आपको जनजाति पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो आपको भील जनजाति आपको पहले नंबर पे है, ठीक। पहले नंबर पर आपको भील जनजाति पाई जाती है। और दूसरे नंबर पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो दूसरे नंबर आपको गोंड जनजाति पाई जाती है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखेंगे। भारत में सबसे अधिक मात्रा में आपको भील जनजाति पाई जाती है और दूसरे नंबर आपको गोंड जनजाति पाई जाती है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। कह रहा है कि कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। आपको बताना है कि कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। तो आपको मोहिनी अट्टम की थी, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो जो आपको 11th का सी आंसर बता रहे हैं उनका सी। अगर हम लोग मोहिनी अट्टम की बात करें तो आपको किस राज्य का आपको लोक नृत्य है, तो केरल का है, ठीक है। मोहिनी अट्टम कहाँ का, केरल का है। अगर उड़ीसी की बात करें तो उड़ीसी आपको ऐसा नाम से ही पता चल रहा है कि उड़ीसी आपको उड़ीसा का है। कथक की अगर बात करें तो कथक आपका यूपी उत्तर प्रदेश का है। और भरतनाट्यम की अगर बात करें तो भरतनाट्यम आपको तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तमिलनाडु का है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो 11 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जो लाइक कीजिएगा।
12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतमाला परियोजना के पहले फेज की शुरुआत कब की गई थी। आपको बताना है कि भारतमाला परियोजना के पहले फेज की जो शुरुआत है वो कब किया गया था, तो आपको 2017 में किया गया था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो जो 12 का बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है। ठीक है, आपको बताना है निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का आपको सही क्रम क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपको अगर हम लोग जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें, ठीक है, पहला आपको जनसंख्या के दृष्टिकोण से हो जाएगा जनसंख्या। ठीक, पहला आपको जनसंख्या के दृष्टिकोण से हो जाएगा। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का आपको सबसे बड़ा राज्य कौन सा जनसंख्या के दृष्टिकोण से, आपको यूपी हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपको महाराष्ट्र है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तीसरे नंबर पे अपना बिहार है। ठीक, अपना बिहार का नंबर आता है। चौथे नंबर पे आप बंगाल है। चौथे नंबर पे बंगाल का नंबर आता है। और 5वें नंबर पे आपको एमपी का स्थान आता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें, अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहला नंबर पर आपको राजस्थान आता है। पहला नंबर पर कौन आपको राज्य आता है, तो आपको क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो आपको पहले नंबर पर कोई जो राज्य आता है आपको राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। दूसरे नंबर पर जो कोई राज्य आता है उसका नाम है आपको एमपी। ठीक, मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर जो राज्य आता है आपको महाराष्ट्र। ठीक है, चौथे नंबर पर आपको जो राज्य आता है उसका नाम है यूपी। और 5वें नंबर पर जो आपको राज्य आता है आपको गुजरात। ठीक है, तो इससे आपको चीज़ें याद रखना है। आपको ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों को सही क्रम में सजाना है, तो पहले आपको हो जाएगा, ठीक, पहले आपको हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, पहले महाराष्ट्र, फिर इसके बाद बिहार है, फिर बंगाल है, फिर महाराष्ट्र, बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो 13 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, अगर हम लोग जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से सब बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जो सबसे बड़ा जिला है आपको है पटना। ठीक, कौन सा है, पटना है। और सबसे कम जिला कौन सा है, तो शेखपुरा। ठीक है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से आपको सबसे कम जनसंख्या किस जिले का है, और आपको सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पटना है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो शेखपुरा है। अगर हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा, आपको बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपको पश्चिमी चंपारण है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला आपको जिला कौन सा है, तो शिवहर है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का आपको पूरे भारत में कौन सा स्थान है, तो आपको 12वां स्थान है। इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए कह रहा 14 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन। तो जो आपको अमृता प्रीतम जो आंसू है, आपको अमृता प्रीतम द्वारा नहीं लिखा गया था, ये आपको गलत है। आंसू तब किसके द्वारा लिखा गया था, आंसू आपको जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आंसू किसके द्वारा लिखा गया था, आपको जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, ये आपको गलत है। क्वेश्चन में आपको हमसे गलत आंसर ही पूछा है, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। हंगरी स्टोन्स आपको रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, शाहनामा फिरदौसी के द्वारा, और प्रेम वाटिका आपको रसखान के द्वारा लिखा गया था। तो जो ऊपर के तीनों आपको सही हैं। जो चौथा है अमृता प्रीतम, ये आपको आंसू के द्वारा नहीं लिखा गया था, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 15 और 16 नंबर क्वेश्चन कर 15 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश का आपको राष्ट्रीय खेल है वो फुटबॉल नहीं है। तो जो आपको मलेशिया का जो आपको राष्ट्रीय खेल आपको फुटबॉल नहीं है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो आपको मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ठीक है, तो ये आपको है सेपक टकराव। ठीक है, क्या है, सेपक टकराव, ये आपको वहाँ का आपको है। ठीक है, भारत का कौन सा है, तो भारत का आपको जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और आपको बिहार का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बिहार का आपको खेल कौन सा है, तो आपको कबड्डी। ठीक है, इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रसिद्ध पुस्तक विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है। जो आपको प्रसिद्ध पुस्तक विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है, तो आपको इसका जो सही आंसर हो जाएगा शेन वाटसन, जो आपको पूर्व क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलिया के, वो आपको थे। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो 16 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है।
आपको विनिंग द इनर बैटल के जो आपको लेखक हैं आपको शेन वाटसन, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए 17 और 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। कह रहा है कि भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को किस वर्ष अपनाया गया था। ठीक है, भारतीय मुद्रा का जो प्रतीक चिन्ह है आपको किस वर्ष अपनाया गया था। इसको आपको 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। इस चीज़ को याद रखेंगे। और ये आपको किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, तो आपको डी उदय कुमार, किसके द्वारा डिजाइन किया गया था ये, तो डी उदय कुमार के द्वारा आपको डिजाइन किया गया था। तो इतना सारा पॉइंट याद रखेंगे। तो आपको 17 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आपको इसका स्थापना किया गया था 1985 में। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो 17 का जो बी आंसर बता रहे हैं 2010 उनका सही है। फिर 18 का आपको जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और आपको केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का जो मुख्यालय कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली में। इसका स्थापना 1985 में किया गया था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 19 और 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अवशोषी क्षमता का अर्थ क्या है। आपको बताना है कि अवशोषी क्षमता का अर्थ क्या है। इसका जो अर्थ है आपको पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। जो 19 का ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का है कि रोगन पेंटिंग किस क्षेत्र से में प्रचलित एक कला है। रोगन जो पेंटिंग है वो किस क्षेत्र में एक प्रचलित कला है। तो आपको कच्छ गुजरात के क्षेत्र में आपको एक प्रचलित आपको कला है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और आपको बिहार में कौन सा पेंटिंग ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो बिहार के सबसे ज़्यादा आपको प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सा, तो मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग आपको बिहार में सबसे ज़्यादा आपको मधुबनी पेंटिंग प्रसिद्ध पेंटिंग है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 20 का जो आपको सी आंसर बता रहा है उनका सही। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। सार्क की स्थापना का आपको मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहले हम लोग देख लेते हैं सार्क का स्थापना कब हुआ था। बताइए, अगर हम लोग सार्क की बात करते हैं तो सार्क का स्थापना कब हुआ था। तो सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 को। ठीक, कब हुआ था, तो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो काठमांडू नेपाल। ठीक, काठमांडू जो आपको नेपाल की राजधानी है, यहीं पे इसका आपको मुख्यालय। इस पॉइंट को याद रखेंगे। आपको सार्क स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था आपको आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाना था। फिर इसके बाद आपको वैज्ञानिक तकनीक का आदान प्रदान करना था और सदस्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना था। तो आपको उपयुक्त सभी आंसर से हो जाएगा। तो जो आपको 21 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। 22 और 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। सभी लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं आपको 50 इंपॉर्टेंट जीके जीएस को अगर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था। आपको बताना है 22 नंबर क्वेश्चन में कि मानव द्वारा निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था। इसको आपको 1957 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो जो आपको 22 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। अगर हम 23 की बात करें, कह राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का स्थापना कब किया गया था। बताइए, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का स्थापना कब किया गया था। इसका जो स्थापना है 2006 में किया गया था। और इसका आपको मुख्यालय आपको हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी आपको हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। तो 23 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। बिल्कुल 23 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 24 नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहे कि कैंडी पुटिंग शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कि जो कैंडी पुटिंग शब्द है वो किस खेल से जुड़ा है। तो आपको गोल्फ से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो जो आपको 24 का ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए बताइए, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता करेंगे किसी राज्य में विधान परिषद का गठन है उसकी समाप्ति की जा सकती है। आपको बताना है किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है, कब किया जा सकता है। तो उससे संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा। अगर हम लोग बिहार की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग विधान परिषद की बात करते हैं तो भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है। बताइए, भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है। आपको 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य में, तो आपको बिहार में है, बिहार में आपको, दूसरा आपको यूपी में है, तीसरा ठीक बिहार में हो गया, यूपी में होगा, फिर इसके बाद आपको हो गया तेलंगाना में। ठीक, हिंदी में लिखते हैं इसको, तेलंगाना हो गया। तेलंगाना के बाद आपको चौथा जो राज्य है आपको आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में
5वां जो राज्य है आपको कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में आपको विधान परिषद है। और 6वां जो राज्य आपको महाराष्ट्र में है। तो इन 6 राज्यों में बिहार में आपको इन 6 राज्यों में आपको भारत में आपको विधान परिषद है। अगर हम लोग विधान परिषद की बात करें तो बिहार में आपको विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है बताइए। बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है, तो 75 है। अगर हम लोग विधानसभा की बात करें तो 243 है। इतना सारा पॉइंट याद रखेंगे। लोकसभा कितना सीट है, तो लोकसभा का आपको 40 सीट है, ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 25 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, बिल्कुल। इसी तरह आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको एग्जाम में लाभ होगा। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से किस राज्य में आपको राज्यसभा सीटों की संख्या आपको समान नहीं है। तो पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि किस राज्य में आपको राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो अगर हम लोग बिहार की बात करें, ठीक है, बताइए बिहार में आपको राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार में आपको राज्यसभा सीटों की जो संख्या आपको 16 है, इसको याद रखेंगे, ठीक। बिहार में आपको राज्यसभा सीटों की जो संख्या वो आपको 17 नहीं 16 है, ठीक। चलिए 16 है। अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपको राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो महाराष्ट्र में आपको राज्यसभा सीटों की जो संख्या 19 है। गुजरात में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 11 है। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 11 है। और आपको मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 11 है। तो किसमें समान नहीं है, तो आपको महाराष्ट्र में समान नहीं है। ऑप्शन आपका 26 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछ सकता है किस राज्य में, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सत्येंद्र कुमार, ठीक है। चलिए किस राज्य में सबसे ज़्यादा आपको राज्यसभा सीटों की संख्या है, बताइए किस राज्य में सबसे ज़्यादा आपको राज्यसभा सीटों की संख्या, तो यूपी में है। कितना है बताइए, तो यूपी में आपको 31 है, ठीक है। इसे इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आपको ये पीडीएफ है, हम लोग का आपको टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप वहाँ से ये पीडीएफ ले सकते हैं और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहा है कि संसदीय प्रणाली को लेम डक सत्र से तात्पर्य क्या है। आपको संसदीय प्रणाली में लेम डक सत्र से तात्पर्य क्या है, तो यह आपको है नई लोकसभा के गठन के पूर्व एक वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र से। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। जो 27 का आपको डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। अगर हम लोग संसदीय प्रणाली की बात करें तो आपको बताइए संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है। तो संसदीय प्रणाली आपको ब्रिटेन से लिया गया। और संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया बताइए। भारतीय संविधान में जो संघीय प्रणाली है वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो जो संघीय प्रणाली है वो आपको कनाडा से लिया गया है। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। तो जो 27 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। 28 और 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 28 और 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच के अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम सभाओं के बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल होना चाहिए। तो ये अधिकतम आपको 3 माह, ठीक है, 3 माह का आपको अंतराल होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो जो आपको 28 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। अगर हम लोग, ठीक है, अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 2 सत्रों के बीच में कितने समय का अंतराल होना चाहिए। तो लोकसभा में आपको 6 माह का अंतराल होना चाहिए। और आपको राज्यसभा की अगर हम लोग बात करें, लोकसभा ने विधानसभा, राज्यसभा ने आपको विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा में भी आपको 6 माह का अंतराल होना चाहिए। तो आपको पॉइंट याद रखेंगे कि आपको 2 ग्राम सभाओं के बीच में आपको 3 माह का अंतराल होना चाहिए। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच में आपको 6 माह का अंतराल होना चाहिए। और आपको विधानसभा में आपको अधिकतम अंतराल कितना होना, तो 6 माह आपको होना चाहिए। तो 28 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन का प्रावधान है। आपको बताना है 29 नंबर क्वेश्चन में कि आपको भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान है। तो ये आपको गठन का जो प्रावधान है आपको अनुच्छेद 243 जेड डी में है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 29 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 30 और 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 30 और 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगर हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कर रहा है 30 नंबर क्वेश्चन में कि संविधान निर्माण से संबंधित सदन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। आपको बताना है जो आपको सदन समिति बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो जो उसके अध्यक्ष आपको पटाभी सीतारामैया थे। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो जो 30 का बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदना की जाँच कौन करता है। आपको बताना है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए
वार्षिक प्रतिवेदन की जांच कौन करता है? आपको लोक लेखा समिति करती है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगर हम लोक लेखा समिति की बात करें तो लोक लेखा समिति की जो स्थापना है 1921 में किया गया था, और लोक लेखा समिति में आपको 22 सदस्य होते हैं। उसमें आपको 15 जो है आपको लोकसभा से होते हैं, और आपको जो 7 सदस्य होते हैं आपको राज्यसभा से होते हैं। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। अगर हम लोग प्राक्कलन समिति की बात करते हैं तो प्राक्कलन समिति का जो स्थापना है 1950 में किया गया था, और ये आपको संसद का सबसे लंबी समिति, इसको भी याद रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि संसद की सबसे लंबा समिति कौन सा है, तो आपको प्राक्कलन समिति, इसका स्थापना 1950 में किया गया था। इसमें आपको 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। प्राक्कलन समिति में आपको 30 सदस्य होते हैं, और 30 को 30 आपको लोकसभा से होते हैं। तो ये सब पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए 32 का जो आपको ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 32 और आप 31 का 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। करेक्ट 32 नंबर क्वेश्चन में राज्य सत्ता के द्वारा धर्म के मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना धर्मनिरपेक्षता का कौन सा मॉडल कहलाता है? आपको बताना है 32 नंबर क्वेश्चन में कि राज्य सत्ता के द्वारा धर्म के मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना धर्मनिरपेक्षता का कौन सा मॉडल कहलाता है? तो आपको यूरोपीय मॉडल या अमेरिकन मॉडल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो आपको 32 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन का रहेगा भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से प्रारंभ द्वैत शासन के प्रांतीय सूची में आरक्षित विषयों के तहत सम्मिलित किया गया है। आपको बताना है 33 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से प्रारंभ द्वैत शासन के प्रांतीय सूची में आरक्षित विषयों के तहत सम्मिलित किया जाता है। तो आपको भू राजस्व सम्मिलित किया गया था, आपको प्रशासन सम्मिलित किया गया था, और आपको न्याय प्रशासन आपको सम्मिलित किया गया था। तो 1, 3, 5 और आपको ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपको 33 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। 33 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो हमारे साथ ज्वाइन करके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में आपको से क्या कह रहा है कि 34 नंबर क्वेश्चन में आपको एक तरफ संविधान की विशेषताएँ दिया है, और आपको यह किस देश से लिया गया है वो आपको बताना है। आपको संविधान की विशेषताएं आपको किस देश से लिया गया था ये आपको बताना है। पहला कह रहा है कानून का शासन, ठीक है। कानून का शासन आपको किस देश से लिया गया है? बताइए कानून का शासन आपको किस देश से लिया गया है? जो कानून का शासन आपको ब्रिटिश के संविधान से लिया गया। तो ऑप्शन ए का हो जाएगा 4, ठीक है। ए का 4 किस में है? तो ए का 4 आपको या तो बी आंसर होगा या तो सी आंसर होगा, ठीक है। चलिए करा के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत आपको कहाँ से लिया गया है? तो आपको पता है कि डीपीएसपी आपको आयरिश संविधान से लिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखेंगे। तो बी का हो जाएगा 3, ठीक है। बी का 3 आपको दोनों में दिया है। समवर्ती सूची मैंने आपको बताया, समवर्ती सूची आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, तो ये आपको हो जाएगा सी का हो जाएगा 1, और सी का हो जाएगा 2, और सी का 2 किस में दिया? तो बी में दिया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन है, आपको जर्मनी के संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन आपका डी का हो जाएगा 4। तो जो आपको डी का हो जाएगा 1। तो जो आपको बी आंसर बता रहे हैं आपको 34 का, ठीक। 34 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 34 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, 35 और 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? थर्टी 35 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भारत में निम्न में से किस प्रकार के क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? आपको फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कह रहा है भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा बिंदवन शैली समूह की चट्टान, ये आपको इसके काम में आते हैं। तो 35 का जो ए आंसर बताया उनका सही है। चलिए 35 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है। 36 हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ठीक है, हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? 36 नंबर क्वेश्चन। तो हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये आपको है मंगल ग्रह, ठीक है। ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी से होगा। और सबसे छोटा ग्रह, ठीक है, दूसरा सबसे छोटा ग्रह आपको मंगल हो जाता है। और सबसे छोटा ग्रह आपसे पूछ दे तो सबसे छोटा आपको बुध है, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा ग्रह है? तो सबसे छोटा आपको बुध है। उसके साथ साथ आपको जो दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दूसरा सबसे छोटा आपको मंगल ग्रह होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। सबसे छोटा आपको बुध हो जाएगा, सबसे छोटा बुध। दूसरा सेकंड पोजीशन पे कौन है? तो सेकंड पोजीशन पे आपको मंगल। और सबसे बड़ा अगर आपसे पूछता है, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो बृहस्पति है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 37 और 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 37 और 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। करेक्ट 37 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा आपको अटलांटिक महासागर का आपको गर्म जलधारा है। आपको फ्लोरिडा आपको जलधारा आपको गर्म जलधारा के अंतर्गत आता है। तो 37 का जो ए आंसर बता रहा है उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत नहीं आता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है आपको स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो वियतनाम है इसके अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगर हम लोग वियतनाम की बात करें तो वियतनाम का राजधानी कहाँ पे, तो वियतनाम का राजधानी आपको हनोई है। तो 38 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास को जो लाइक कीजिएगा अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, ठीक है 39 और 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहा है 39 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। पहला कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, बिल्कुल सही। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। और कहाँ पे आपको स्थित है, तो आपको ग्रेट निकोबार में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है आपको, थैंक यू फॉर जॉइनिंग सुनील, और आपको थैंक यू फॉर जॉइनिंग युवा बिहार पशुपति पारस। ठीक है, चलिए ये कहाँ पे है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप पे स्थित है। ठीक, ग्रेट निकोबार द्वीप। चलिए इसका बाद तो पहला आपको सही हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, इसमें आपको गलत कथन पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कौल। ये भी आपका सही है। इंदिरा कौल बताइए कहाँ पे। ठीक है, आपको इंदिरा कौल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फिर कह रहा है कि भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु है, ये आपको सही है। तथा पश्चिमी बिंदु गाहिर माथा। ठीक है, आपको जो पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो यह जो पश्चिमी बिंदु है आपको गाहिर माथा है। ठीक है, तो आपको गाहिर माथा कहाँ पे, तो गुजरात में है। गुहार मोती के नाम से भी जानते हैं इसको, इसको ध्यान रखेंगे। ये आपको गुजरात में है आप, तो इसलिए आपको कोई भी कथन गलत नहीं है, इनमें से सभी कथन सत्य। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो 39 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, यस पूर्वी बिंदु जो किबिथु आपको, ठीक आपको अरुणाचल प्रदेश में है। किबिथु कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, इस चीज़ को ध्यान रखें। इंदिरा कौल आपको लद्दाख में है। चलिए आकाश गंगा 40 नंबर क्वेश्चन का है, आकाश गंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है। आपको बताना है 40 नंबर क्वेश्चन में कि कौन आकाश गंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है। तो आपको एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपको आकाश गंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है। तो 40 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 41 और 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। ठीक है, 41 और 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। सभी लोग क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है। आपको बताना है। ठीक है, रूबी कुमारी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप रेगुलर रूबी हमारे साथ ज्वाइन करके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग रेगुलर आपको क्यूज़ का अगर टाइमिंग में आपको बता दूं, सुबह में आपको 8 बजे हम लोग आपको स्पीडी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। सुबह में 9 बजे आपको पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता है। सुबह में 10:30 बजे आपके लिए हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। फिर रात के 8 बजे टेलीग्राम पे बिहार पुलिस स्पेशल आपको क्यू चलाया जाता है। और इसके साथ ही साथ रात के 10 बजे जो आपको 50 इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता है। यह जो आपको प्रैक्टिस सेट है एडिटोरिया का बुक से लिया गया है। तो आपको ये जो प्रैक्टिस सेट का जो लेवल भी बहुत अच्छा है। तो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषताएं रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है। तो आपको ट्रक फार्मिंग क्या कहा जाता है, ट्रक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। तो जब 41 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक, 41 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है। तो आपको जाना जाता है अभिनति। किसके नाम से जानते, अभिनति के नाम से जाना जाता है। तो आपको 42 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। सभी लोग क्लास जो लाइक कीजिएगा अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भारत पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होती है। ठीक, आपको बताना है कि पृथ्वी के किस भाग पर आपको जो अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है। तो आपको विषुवत रेखा पे। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो जो 43 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और हम लोग कर्क रेखा की बात करें, बताइए भारत में कर्क रेखा कितनी राज्यों से होकर गुजरता है। भारत में जो कर्क रेखा कितनी राज्यों से होकर गुजरता है, तो भारत में आपको कर्क रेखा आपको 8 राज्यों से होकर गुजरता है। और ठीक है, मैं आपको नाम बताऊँ, पहला कौन सा आपको राज्य है। ठीक है, पहला आपको गुजरात से होकर गुजरता है, तो जे हो जाएगा गुजरात। दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है, तो दूसरा नंबर आपको राजस्थान है। दूसरा नंबर आपको राजस्थान से होकर गुजरता है। तीसरा आपको महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। ठीक है, चौथा आपको छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है। ठीक है,
छत्तीसगढ़, CH मीन्स छत्तीसगढ़ आपको समझिएगा। 5वां नंबर आपको जो हो जाएगा कौन कौन हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर आपको झारखंड हो जाएगा, झारखंड। 6वां आपको वेस्ट बंगाल से होकर गुजरेगा, ठीक है। 7वां आपको त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा से होकर गुजरेगा। और लास्ट जो है आपको ये आपको मिजोरम से होकर गुजरता है। तो इतना सारा पॉइंट याद रखेंगे। ये भारत में जो कर्क रेखा आपको 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक। पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा आपको छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6वां आपको वेस्ट बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां आपको मिजोरम से होकर ये गुजरता है, ठीक है। चलिए, और याद रखेंगे भारतीय मानक समय रेखा है आपको 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए, 43 का जो आपको ए आंसर बता रहे हैं उनका से 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सके। चलिए, 44 और 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। MP बताया मैंने, ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र बताएगा, महाराष्ट्र नहीं होगा, MP होगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। महाराष्ट्र नहीं होगा, शायद मैंने महाराष्ट्र बोल दिया है, महाराष्ट्र आपका नहीं है, ठीक है। MP होगा, ठीक है। चलिए, मैं एक बार देख लेता हूँ, इसे मिटा भी देता हूँ, नहीं तो बहुत लोग कितने कौन का नाम बताया है, महाराष्ट्र लिखा है यहाँ पर। महाराष्ट्र नहीं होगा भाई, MP होगा। चलिए, MP, ठीक है, बिल्कुल MP होगा, ठीक है। मैंने महाराष्ट्र बता दिया। 8 राज्यों में कौन कौन सा है, तो गुजरात है, राजस्थान है, MP है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का है 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है। आपको बताना है कि कोयम्बटूर और कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो ये आपको पालघाट जो दर्रा है इनको जोड़ता है। तो 44 का जो B आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौतमी बलश्री का संबंध किस अभिलेख से है। 45 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, ठीक, कि गौतमी बलश्री का जो संबंध है किस अभिलेख से है। तो इनका जो आपको संबंध है आपको नासिक अभिलेख से है। ऑप्शन आपका D सही हो जाएगा। तो 45 को जो D आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए, एक बार सभी लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 46 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन में कि उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, आपको बताना है कि उत्तर वैदिक काल में आपको हल को किस नाम से जाना जाता है। तो हल को आपको सीरा नाम से जाना जाता था। ऑप्शन आपका B सही हो जाएगा। तो 46 का जो B आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक, 46 का जो B आंसर बता रहे हैं उनका सही है। हम लोग रेगुलर इसी तरह से रूबी आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिखाया था और आपको आंसर कमेंट करके बताना होता है। उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ उससे संबंधित फैक्ट भी बताते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी साथ ही साथ होते रहता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जो कथन सत्य है उसके बारे में बताना है। पहला कह रहा है कथन कि द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। ये आपको गलत है। जो आपको चतुर्थ बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म में 2 भागों में विभाजित हुआ था, इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर हम लोग द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था। जो द्वितीय बौद्ध संगति आपको 383 BC में, ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये आपको काला शोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक, काला शोक के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो आपको वैशाली, ठीक, कहाँ पे हुआ था, वैशाली में हुआ था। इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक, वैशाली में हुआ था। और आपको 383 BC में काला शोक के शासनकाल में वैशाली में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो सबा कामिन इसकी अध्यक्षता किया था। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो चतुर्थ बौद्ध संगति किसके कब हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगति आपको 72 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, तो आपको कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो आपको कुंडलवन काश्मीर में हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता किया था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो पहला आपको गलत हो जाएगा। पहला तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन का मैं जो B आपको बताएंगे। ठीक है, तो यह आपको कथन सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अर्ध पद को प्राप्त करना है। ठीक है, ये भी आपको कथन सही है। चौथा कह रहा है कि नाम गयाल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित, यह भी आपको सही है। तो पहला गलत है और दूसरा तीसरा आपको चौथा तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन B आपका करेक्ट हो जाएगा।
जो 47 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही, बिल्कुल सही। पहला आपको कब हुआ था, तो पहला आपको जिस साल जो महात्मा बुद्ध मरे थे, गौतम बुद्ध आपको जिस साल मरे थे 483 BC में, उसी साल हुआ था। अगर दूसरा बात करें तो इसके 100 साल बाद हुआ था। महात्मा बुद्ध के मरने के आपको 100 साल बाद हुआ था, मतलब 483 BC में मरे थे, तो आपको 383 BC में आपको दूसरा बौद्ध संगति हुआ था। तीसरा बौद्ध संगति आपको अशोक के शासनकाल में हुआ था पाटलिपुत्र में, और कब हुआ था 250 BC में। कब हुआ था यह आपको 250 BC में हुआ था, और एक मोगलीपुत्तिस ने इसकी अध्यक्षता किया था। और जो चतुर्थ बौद्ध संगति आपको 72 ईस्वी में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, 48 और 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 48 और 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास जो लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था। आपको बताना है 48 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन जो आपको मुगल साम्राज्य में नहीं आया था। ठीक है, आपको तो जो आपको डोमिंग पायस है, ये आपको मुगल साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आया था, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो जो डोमिंग पायस किसके शासनकाल में आया था बताइए। डोमिंग आपको जो पायस है आपको विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आया था। विजयनगर साम्राज्य जो आपको स्थापना था इसका, तो उसके अंतर्गत आया था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और जो बर्नियर है, बर्नियर किसके शासनकाल में आया था, तो जो बर्नियर आपको आया था 1656 ईस्वी में। ठीक है, बर्नियर कब आया था, तो 1656 ईस्वी में आपको औरंगजेब के शासनकाल में आया था। इस चीज़ को आपको ध्यान रखेंगे। आपको ट्रैवेनियर किसके शासनकाल में आया था, तो ट्रैवेनियर आपको औरंगजेब और शाहजहां दोनों के शासनकाल में आया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, औरंगजेब और आपको शाहजहां यह दोनों के शासनकाल में आया था ट्रैवेनियर। और आपको सर टॉमस रो की अगर बात करें तो सर टॉमस रो जो है आपको 1615 ईस्वी में, ठीक, ये किसके शासनकाल में आया, तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, बिल्कुल आपको जो है 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। यही आपको हरिकृष्ण बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का है कि अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किसके काल में समाप्त की गई थी। आपको पहले बताना है कि अंग्रेजों द्वारा आपको पेशवा प्रथा किसके काल में समाप्त की गई थी। तो पहले हम लोग ये जानेंगे ये पेशवा प्रथा शुरू कब किया गया था। ठीक है, पेशवा प्रथा शुरू कब किया गया था। जो पेशवा प्रथा आपको शुरू आपको 1713 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो आपको शुरू आपको साहू जी, ठीक है, साहू जी महाराज के द्वारा आपको शुरू किया गया था। इतना सारा आपको पॉइंट याद रखना है। और आपको समाप्त कब किया गया था, तो जो आपको पेशवा प्रथा को जो समाप्त है, ठीक, इसका अंत आपको 1818 में किया गया था। समाप्त आपको 1818 में किया गया था। इतना सारा 1818 में इसका अंत किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको किया गया था। ठीक, किसके द्वारा 1818 में किसके द्वारा किया गया था, तो आपको जो थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उसी के दौरान इसको समाप्त किया गया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और आपको उस समय आपको कौन था, तो बाजीराव द्वितीय था। ठीक, बाजीराव द्वितीय। तो आपको ऑप्शन सी आपका सही जगह। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि पेशवा को आपको कब वंशानुगत कर दिया गया था। ठीक है, पेशवा को वंशानुगत कब किया गया था, तो 1720 ईस्वी में। 1713 में पेशवा शुरू हुआ था और 1720 ईस्वी में इसको वंशानुगत कर दिया गया था। तो इतने भी आपको क्वेश्चन, अब ये भी जो पॉइंट है इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। वंशानुगत कब किया गया था, तो वंशानुगत आपको किया गया था 1720 में। शुरू कब किया गया था, 1713 में। समाप्त कब किया गया था, 1818 में, जो आपको तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उसी के दौरान इसको समाप्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, हम लोग रेगुलर आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़कर रेगुलर आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और राजस्व सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्या कहलाता है, वो कौन सी प्रथा कहलाती है, तो यह आपको जमींदारी प्रथा, ठीक है, यह कौन सी प्रथा का क्या कह रहा है कि वो प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है, आपको रैयत बाड़ी प्रथा, क्या उनसे आपको कहलाता है, तो रैयत बाड़ी प्रथा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी। चलिए 50 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और इसके साथ आपको अगर हम लोग रैयत बाड़ी प्रथा की बात करें तो रैयत बाड़ी प्रथा कब शुरू किया गया था, जो रैयत बाड़ी प्रथा आपको 1792 ईस्वी में शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो कर्नल रीड के द्वारा। कर्नल रीड के द्वारा आपको रैयत बाड़ी प्रथा शुरू किया गया था। और कहाँ शुरू किया गया था, ये आपको मद्रास के क्षेत्र में शुरू किया गया था। ठीक है, मद्रास के क्षेत्र में शुरू किया गया था। और इसके अंतर्गत आपको भारत का 51% भूमि आता था। और हम लोग जमींदारी प्रथा की बात करें तो जमींदारी प्रथा कब शुरू किया गया था, तो जमींदारी प्रथा आपको 1793 ईस्वी में शुरू किया गया था। और किसके द्वारा शुरू किया गया था, लॉर्ड कर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। और कहाँ शुरू किया गया था, ये आपको कहाँ शुरू किया गया था, आपको कहाँ शुरू किया गया था, ये आपको बिहार बंगाल और आपको जो उड़ीसा के क्षेत्र में बनारस का भी सम्मिलित करते हुए आपको शामिल किया गया। तो इसके अंतर्गत आपको भारत के 19% भूमि आती थी। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए
आपको फिर कह रहा है महलवाड़ी प्रथा, ठीक है। महलवाड़ी प्रथा किसने शुरू किया था बताइए, महलवाड़ी प्रथा किसने शुरू किया? तो महलवाड़ी प्रथा आपको 1822 ईस्वी में, ठीक, आपको होल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था, होल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था। और आपको इसके अंतर्गत भारत की कितनी परसेंट भूमि आती थी? 30% भूमि आता था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। फिर दहसाला प्रथा, दहसाला प्रथा का शुरुआत किसने किया था? दहसाला प्रथा का जो शुरुआत है 1580 में, जो आपको अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उसमें आपको राजा टोडरमल भी थे, इन्होंने आपको दहसाला प्रथा का आपको टोडरमल, ठीक है, द्वारा 1580 ईस्वी में किया गया। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। बिल्कुल, महलवाड़ी आपको होल्ट मैकेंजी के द्वारा कब शुरू किया गया? तो 1822 ईस्वी में शुरू किया गया था, ठीक है। और किस क्षेत्र में शुरू किया गया था? ये अब भारत के कितने परसेंट आपको भूमि इसके अंतर्गत आती थी? तो 30% भूमि इसके अंतर्गत आती थी। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। चलिए, आज के क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को ज्वाइन करने के लिए। आप रेगुलर क्लास को ऐसे ही ज्वाइन कीजिए ताकि अधिक से अधिक आप लाभ हो सके, ठीक है। क्योंकि आप जब तक से रेगुलर आप क्लास ज्वाइन नहीं कीजिएगा तो भाई आपको अच्छे से। चलिए, जजिया कर पूछ रहे आदित्य सिंह कब और किसने शुरू किया था, ठीक है। तो जजिया कर आदित्य में बता दूंगा आपको 712 ईस्वी में सबसे पहले आपको मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था। जजिया कर को सबसे पहले आपको मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने आपको फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले आपको जजिया कर ब्राह्मणों पर लगवाया था। इसके बाद आपको अकबर ने इसको बंद किया था, ठीक है, अकबर ने बंद कर दिया था 1712, बिल्कुल सही, 1712 मोहम्मद बिन कासिम ने इसको सबसे पहले शुरू किया था। और आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि जजिया कर को ब्राह्मणों पर सबसे पहले किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, आज के क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को ज्वाइन करने के लिए। आप सभी लोग ऐसे ही ज्वाइन करते रहिए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ हो सके। ठीक, जय हिंद।